हेलो गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं आपके लिए बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज के अंदर एक नया टॉपिक पोरीफेरा। आज हम पोरीफेरा के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम कवर करेंगे नए और पीवाईक्यू के साथ, है ना। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इसमें कर लेंगे कवर और न्यू क्वेश्चन भी देख लेंगे। जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2026 के जो एग्जाम होने वाले हैं अभी जून में उनके लिए। उसके अलावा एमएससी इंट्रेंस एग्जाम, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं एमएससी इंट्रेंस एग्जाम, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस इवन जिस भी एग्जाम के अंदर बायोलॉजी लगती है और वहां पर एनिमल टैक्सोनॉमी करके टॉपिक है, तो वो सभी एग्जाम के लिए ये जो एमसीक्यू होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ नीट है, सीएसआर नेट है, ऐसे कई सारे जो एग्जाम्स है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें इन कथनों पर विचार करने जो नीचे दिए गए हैं रिगार्डिंग जनरल कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरा। कथन किसके रिगार्डिंग है? जनरल कैरेक्टर ऑफ पोरीफेरा से। इसकी ना जो थ्योरी की क्लास है वो हमने कर ली है। अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो उसको देखिए, ताकि आपके क्वेश्चन जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जल्दी से उस क्लास से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे जो कि क्लास में कवर नहीं हुए होंगे, तो उनके आप क्या कर लेना, नोट्स बना लेना। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी लेके बैठना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी है, ऐसे लिखते जाना है। और फिर लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको उसको एनालिसिस करना है, रॉन्ग है सही है, ऐसे एनालिसिस करते जाना है। इससे आपको पता चलेगा कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको कितनी हेल्प हो रही है। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका पहला कथन दे रखा है कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है। ठीक है, पोरीफेरा में सेलुलर तो होता ही है। उसके बाद दूसरा ले रखा है, इनमें ट्रू टिश्यू और ऑर्गन उपस्थित होते हैं। क्या पोरीफेरा में ट्रू टिश्यू और ऑर्गन उपस्थित होते हैं? नहीं होते। अब हमें क्या करना है, इलिमिनेटेड ऑप्शन पे जाना है, मेथड का काम करना है। देखो इलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को तो हमारा क्वेश्चन जो है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें पता चल गया कि बी जो है वो गलत है, तो जहां जहां बी है उस ऑप्शन को तो कट कर दो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि अधिकांश स्पंज समुद्री होते हैं। बिल्कुल बात सही है, अधिकांश जो स्पंज होते हैं वो कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। ये फ्री लिविंग एवं मोटाइल होते हैं। कथन नंबर डी दे रखा है। क्या स्पंज जो होते हैं फ्री लिविंग और मोटाइल होते हैं? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो स्पंज होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। अगर वो एक स्थान से जुड़े हुए हैं तो वो फ्री लिविंग नहीं हो सकते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी है वो क्या है, गलत है। देखो ऑप्शन नंबर ए और डी हमारे पास बचा हुआ है, उसमें देखो केवल ए और सी सही है और डी में देखा ए सी और डी सही है, तो डी तो गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि केवल ए और सी सही है। इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल होता है वो सेल्यूलर लेवल का देखने को मिलता है। और सभी स्पंज जो होते हैं उनमें से कई सारे स्पंज जो होते हैं, ज्यादातर स्पंज होते हैं वो कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। कुछ होते हैं जो कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं। फिर बात करते हैं, निम्न में से कौन पोरीफेरा का लार्वा है? इनमें से कौन सा है जो पोरीफेरा का लार्वा अवस्था है का नाम है? सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए दे रखा है एम्फीब्लास्टुला, ऑप्शन बी दे रखा है पेरेनकाइमुला, ऑप्शन सी दे रखा है ट्रोकोफोर और ऑप्शन डी दे रखा है दोनों, एक और दो, ए और बी दोनों, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला दोनों ही क्या है, जो पोरीफेरा के लार्वा अवस्था का नाम है। ये हमने देखा था पोरीफेरा की लार्वा अवस्था एम्फीब्लास्टुला और पेरेनकाइमुला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों एक और दो, सॉरी ए और बी जो है ऑप्शन सही है। उसके बाद बात करते हैं पोरीफेरा के केनाल सिस्टम के बारे में कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि पोरीफेरा के केनाल सिस्टम के बारे में कथनों पर विचार करें। कौन कौन से कथन है देखते हैं। कथन ये दे रखा है, ओस्टिया से जल शरीर में प्रवेश करता है। हाँ सही है, ओस्टिया से जो जल होता है वो शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन बी दे रखा है, ऑस्कुलम से जल बाहर निकलता है। क्या ऑस्कुलम से जल बाहर निकलता है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, जल प्रवाह के लिए कैनाल और चैम्बर उपस्थित होते हैं।
सही है। कैनाल तो होती है ना, अलग अलग कैनाल होती है, प्रोजोपाइल होती है, एपोपाइल होती है, पूरा कैनाल सिस्टम है तो अलग अलग कैनाल प्रेजेंट होती है, ये भी बात सही हो जाती है। और चैम्बर भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलेटरी चैम्बर होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे एस्कन, साइकन, ड्यूगन, ड्रैगन, तो उसमें अलग अलग टाइप से हमें जल प्रवाह के चैम्बर और कैनाल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब लिखा हुआ है डी, सभी स्पंजों में साइकन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है। नहीं, सभी में नहीं, गलत है। सभी आते ही क्वेश्चन क्या हो रहा है, गलत होता है। सभी में साइकन टाइप नहीं हो सकता, 4 टाइप के होते हैं और सब में अलग अलग देखने को मिलता है उनकी कैटेगरी के हिसाब से। एस्कन, साइकन, ल्यूकन और ड्रैगन 4 टाइप के होते हैं। और डेमोस पंजा का अलावा जो होता है उसमें केवल ड्रैगन टाइप का देखने को मिलता है, एडवांस होता है। बाकी एस्कन, साइकन और ल्यूकन जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, ऑप्शन ए सही है, बी सही है और सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो केवल ए, बी, सी सही है। हाँ सही है, यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। केवल बी और डी सही, डी तो पूर्णतः गलत है, सभी सही है, गलत हो जाएगा। केवल बी और सी सही नहीं, ए भी तो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ल्यूकेन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ल्यूकेन का बात पूछा है कि ल्यूकेन जो होता है किसके अंदर पाया जाता है। देखो, हमने क्लासेस डिवाइड की थी, उस क्लासेस के अंदर आपको याद रखना है, सबसे पहले कैलकेरिया थी, फिर हेक्सेक्टी रेडिला क्लास थी और उसके बाद कौन सी थी, डेमोस्पोंजिया क्लास थी। कैलकेरिया के अंदर एस्कन, साइकन देखने को मिलता है, हेक्सेक्टिना के अंदर साइकन, ल्यूकन देखने को मिलता है और डेमोस्पोंजिया के अंदर ल्यूकन और ड्रैगन देखने को मिलता है। मतलब हेक्सेक्टिना के अंदर सबसे ज्यादा साइकन देखने को मिलेगा, कैलकेरिया के अंदर सबसे ज्यादा एस्कन देखने को मिलेगा और डेमोस्पोंजिया के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा ल्यूकन, क्योंकि ड्रैगन तो क्या होते हैं उसके कैनाल सिस्टम के अंदर ही पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें देखते हैं कि ल्यूकोसोलेनिया, क्या ल्यूकोसोलेनिया में पाया जा सकता है ल्यूकन टाइप का, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया जो है उसके अंदर एस्कन साइकन टाइप का होता है, साइकन के अंदर सेकंड टाइप का होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है स्पॉन्जिला, क्या स्पॉन्जिला डेमोस्पोंजिया, डेमोस्पोंजी जो क्लास है उसका एग्जांपल है, हाँ उसका एग्जांपल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ल्यूकन प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। और फिर डी ऑप्शन दे रखा है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला में नहीं पाया जा सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पॉन्जिला। तो ल्यूकन टाइप का, ल्यूकन प्रकार का कैनाल सिस्टम जो है किसके अंदर पाया जाता है, स्पॉन्जिला के अंदर पाया जाता है। जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें मैंने दो एग्जाम्पल ही लिखे हैं और उन दो एग्जाम्पल से ही ये क्वेश्चन है और ये एक पीवाईक्यू है। ये क्या है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आप जो थ्योरी की क्लासें हैं उनसे नोट जरूर बनाएं। उसके बाद बात करते हैं, ये नया क्वेश्चन है, स्पंज की बॉडी, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पंज की बॉडी वॉल के संबंध में कथनों पर विचार करना है। स्पंज की जो बॉडी वॉल होती है, बाहर की जो परत होती है, उसके बारे में विचार करना है। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन कथन ए दे रखा है हमारे पास कि बाहरी परत को पिनेकोडर्म कहते हैं। सही, बाहर की तरफ पिनेकोडर्म होती है और अंदर की तरफ क्या होती है, कॉइनोडर्म होती है। कथन बी में दे रखा है आंतरिक परत कॉइनोडर्म की होती है, बिल्कुल सही। दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। सी दे रखा है इनके बीच मिजोहाइल मिजेनकाइम पाया जाता है। हाँ, हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि इनके बीच में क्या पाया जाता है, मिजोहाइल मिजेनकाइम पाया जाता है। डी ऑप्शन दे रखा है इनमें वास्तविक डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर बनती है। इसमें वास्तविक डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर बनती है। ठीक है, पोरीफेरा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक प्राणी होते हैं, है ना, क्योंकि इनके पिनेकोडर्म जो होती है वो कैसी होती है, जो है वो एक्टोडर्म के जैसे काम करती है और इनकी जो कॉइनोडर्म होती है वो एंडोडर्मिस की जैसे काम करती है, एंडोडर्म से मिलकर बनी होती है, तो एंडोडर्म के जैसे काम करती है। और इनमें जो थर्ड लेयर होती है वो नहीं पाई जाती है, मिजोडर्म की जगह पर यहाँ पर मिजोहाइल या मिजेनकाइम भरा हुआ होता है। पर यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक, क्या है, ट्रू डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर देखने को मिलती है नहीं। इनमें ये डिप्लोप्लास्टिक तो होते हैं पर ट्रू डिप्लोप्लास्टिक जर्म लेयर इनके अंदर देखने को नहीं मिलती। इनकी जो जर्म लेयर होती है किसमें बदली हुई है, पिनेकोडर्म के अंदर और कॉइनोडर्म के अंदर परिवर्तित हो रखी है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की ऑप्शन डी को हम आंशिक रूप से गलत कह सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। केवल ए, बी और सी सही, ऑप्शन बी दे रखा है केवल ए और बी सही, गलत हो जाएगा। केवल सी और डी ये गलत हो जाएगा।
और डी दे रखा है सभी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर माना जाएगा कि ऑप्शन ए, केवल ए, बी और सी सही है। और ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा विवादास्पद है, क्योंकि यहाँ पर अगर आरपीसी या फिर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मान ले कि ऑप्शन नंबर डी सही है तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि डिप्लोप्लास्टिक तो ये होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, पर ये डिप्लोप्लास्टिक में ही आते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 जर्म लेयर देखने को मिलती है। तो डी ऑप्शन भी सही माना जा सकता है और ए भी। पर हम इस शब्द पर कि वास्तविक नहीं है, इसमें वास्तविक डिप्लोप्लास्टिक नहीं कह सकते, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सही मानते हुए चलते। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस वे में इसको लेता है। फिर बात करते हैं बाथ स्पंज किस वर्ग से संबंधित है। हमने इनके कॉमन नेम पढ़े थे, कैलकेरिया, हेक्सेक्नेडा और डेमोस्पंजिया और स्क्लेरोस्पंजी। ऑप्शन है ना कि ऑप्शन ए दे रखा है कैलकेरिया, ऑप्शन बी दे रखा है हेक्सेक्नेडा, ऑप्शन सी दे रखा है डेमोस्पंजी और ऑप्शन डी दे रखा है स्क्लेरोस्पंजी। तो किसको बाथ स्पंज कहा जाता है, हमने इसके कॉमन नाम देखे थे इन क्लासिफिकेशन के अंदर। तो बाथ स्पंज डेमोस्पंजी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, स्केलेटन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने किसके, पॉलीफेरा के। तो पॉलीफेरा का जो स्केलेटन सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। तो इनका ऑप्शन ए दे रखा है, स्केलेटन कैलकेरियस स्पाइकुल का बना होता है। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पाइकुल देखने को मिलते हैं, ऑप्शन ए सही है। इनका स्केलेटन सिलिशियस स्पाइकुल्स का हो सकता है, हाँ बिल्कुल। SiO2 का भी बना हुआ क्या देखने को मिलता है, सिलिका का बना हुआ भी इनके अंदर स्केलेटन देखने को मिलता है, एक्सोस्केलेटन। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्पॉन्जिन फाइबर का डेमोस्पंजिया के अंदर देखने को मिला और होता है। फिर लिखा है सभी स्पंजों में स्केलेटन अवश्य उपस्थित होता है। फिर लिखा हुआ है कि सभी जो स्पंज होते हैं उनमें स्केलेटन अवश्य उपस्थित होता है। क्या सभी स्पंज के अंदर स्केलेटन हो ये जरूरी है? नहीं, कुछ स्पंज होते हैं जिनके अंदर स्केलेटन का अभाव देखने को भी मिल सकता है। नहीं, जरूरी तो नहीं है कि सभी स्पंजेस के अंदर स्केलेटन सिस्टम पाया जाए। कुछ स्पंज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, उनके अंदर कोई स्केलेटन सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सभी की वजह से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एलिमिनेटेड ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन सभी सही नहीं, एक तो गलत मिल गया तो सभी सही कैसे होते हैं। सी में बात करते हैं तो यहाँ पर डी आ रहा है, क्योंकि डी हम गलत मान रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर ये भी नहीं आ सकता। फिर हम बात करते हैं बी, केवल ए और बी सही है, नहीं भी हमारा सी भी सही हो रहा है, तो इसको भी गलत मानना पड़ेगा। ऑप्शन ए दे रखा है कि केवल ए, बी और सी सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए, बी और सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। वेनस फ्लावर बास्केट किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए दे रखा है कैलकेरिया का, ऑप्शन बी दे रखा है डेमोस्पंजी का, ऑप्शन सी दे रखा है हेक्सेक्टी नेलिडा का और ऑप्शन डी दे रखा है पोंजी लिडी का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा, वेनस फ्लावर बास्केट किसका उदाहरण होगा? इसका सही आंसर है हेक्सेक्टी नेलिडा का जो होगा ये सही उदाहरण माना जाएगा, वेनस फ्लावर बास्केट, जिसे हम यूप्लेक्टेला के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं निम्न में से पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन के संबंध में कौन से कथन सही है। हमें कौन से कथन चूज करने जो कि सही है। कथन ये दे रखा है, अधिकांश स्पंज हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। अधिकांश स्पंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। क्या ऑप्शन ए सही है? फिर ऑप्शन बी दे रखा है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनमें निषेचन जो होता है वो बाह्य होता है। हाँ बिल्कुल बाह्य होता है, तो ऑप्शन बी जो होगा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन बाह्य होता है। नहीं, स्पंजेस के अंदर जो निषेचन होता है वो कैसा होता है, आंतरिक होता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर बी कथन दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी बी दे रखा है तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा होता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है क्या वो बडिंग के द्वारा होता है? हाँ होता है। इसमें बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल मुकुलन के द्वारा अलिंगी जन्म देखने को मिलता है। गैमेट फॉर्मेशन कुछ स्पंजों में होती है, हाँ होती है। उनमें अशिष्ट लैंगिक विधि जो होती है गैमेट के फॉर्मेशन से भी होती है। तो सभी कथन तो सही नहीं हो सकते क्योंकि बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? केवल ए, सी और डी जो है सही है। अधिकांश स्पंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं, पर उनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है और इनका जो इनमें जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है। विदलन जो होता है वो कैसा देखने को मिलता है? होलोब्लास्टिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही कथन जो है, ये कथन जो है हर्माफ्रोडाइट वाला बिल्कुल सही है और एक्सटर्नल नहीं होकर यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पोरिफेरा में रेस्पिरेशन होता है। ऑप्शन ए दे रखा है गिल्स के द्वारा, ऑप्शन बी दे रखा है बॉडी सरफेस द्वारा, डिफ्यूजन से, ऑप्शन सी दे रखा है लंग्स द्वारा और ऑप्शन डी दे रखा है ट्रेकिया के द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन से जो है पोरिफेरा के अंदर रेस्पिरेशन होता है। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। असर्शन दे रखा है ए, पोरिफेरा में डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है और रीजन आर दे रखा है इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का अभाव होता है। हाँ, इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होते और ना ही कोई डाइजेस्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो स्पेशलाइज्ड कोई डाइजेस्टिव ऑर्गन देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, पर इनका जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है ना। एक ही जो कोशिका है, कोशिका के अंदर ही इनके अंदर डाइजेशन देखने को मिलता है और इसको हम क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कथन ए सही है और रीजन जो आर है वो भी क्या है? सही है। तो दोनों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और डी जो है, ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है और आर सही है, तो नहीं हो सकते, दोनों सही है। अब इसके आगे बात करें कि आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल, पोरिफेरा में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है, उसी वजह से कोई सी भी ऑर्गन जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन का क्या है यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। तो आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि पोरिफेरा में डाइजेशन जो होता है इंट्रासेल्युलर होता है, इसी वजह से इसमें कोई भी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है वो नहीं पाया जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। पोरिफेरा में फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, दोनों होता है या फिर कोई नहीं होता है। पोरिफेरा में जो फर्टिलाइजेशन जो देखने को मिलता है अभी हमने देखा कौन सा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। असर्शन ये दे रखा है कोइनोसाइट को कॉलर सेल्स भी कहा जाता है और रीजन आर दे रखा है इनके चारों ओर माइक्रोविलाई का कॉलर होता है और एक फ्लेजिलम उपस्थित होता है। हाँ, कोइनोसाइट जो कोशिका होती है उनको कॉलर सेल भी कहा जाता है और रीजन जो दे रखा है आर वो भी सही है कि इनके चारों ओर क्या पाई जाती है? माइक्रोविलाई का कॉलर होता है और एक फ्लेजिलम प्रेजेंट। मतलब जब मैं डायग्राम बना के बता रही थी तब बता रही थी कि यहाँ पर इस तरह से कोइनोडर्म है, उसके अंदर क्या है? ये पिनेकोडर्म है और इसके अंदर क्या है? कोइनोडर्म है और इसके आगे क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। तो फ्लैजिलम होता है उपस्थित, बिल्कुल सही। और ये कथन असर्शन ए जो है उसकी व्याख्या जो है आर वाली बातें कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या कर रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी दे रखा है ए और आर दोनों सही है पर आर व्याख्या नहीं कर, नहीं व्याख्या कर रहा है। ए सही पर आर गलत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही सही है। ऑप्शन डी दे रखा है ए गलत और आर सही, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही कथन क्या है? दोनों ही असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है? सही है। फिर बात करते हैं पोरिफेरा में रीजनरेशन क्षमता नहीं होती है। पोरिफेरा में रीजनरेशन क्षमता कितनी पाई जाती है ना? इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है पोरिफेरा में रीजनरेशन क्षमता होती है ना? कितनी होती है? ऑप्शन ए दे रखा है बहुत कम होती है, ऑप्शन बी दे रखा है अत्यधिक होती है, ऑप्शन सी दे रखा है केवल लार्वा में होती है और ऑप्शन डी दे रखा है नहीं होती। नंबर जो 14 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल लार्वा अवस्था में जो है देखने को मिलता है। पोरिफेरा में रीजनरेशन क्षमता होती है, कितनी होती है?
बहुत कम होती है, अत्यधिक होती है, केवल लार्वे में होती है, और ऑप्शन डी दे रखा है नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केवल लार्वा में होती है। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें असर्शन दे रखा है ए पोरिफेरा को प्रोटोजोआ समूह में रखा जाता है, पेराजोआ समूह में रखा जाता है। हाँ, पोरिफेरा को पेराजोआ समूह में रखा गया है। रीजन आर दे रखा है इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने को मिलता है, इनमें क्या होता है सेल्युलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो बात सही, ऑप्शन कथन असर्शन ए और जो रीजन आर है दोनों ही क्या है, सही है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन सी और डी जो होगा वो गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन ए की बात करें, ए और आर दोनों सही है, बी में भी देखा ए और आर दोनों सही है, पर आर सही व्याख्या नहीं करता है। नहीं, आर जो है सही व्याख्या कर रहा है। पहला दो समूह में रखा गया है और इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है, ये इनकी विशेषता है। फिर बात करते हैं पोरिफेरा को पेराजोआ में रखने का मुख्य कारण है। क्या कारण है इनको पेराजोआ में रखने का? ऑप्शन ए दे रखा है जर्म लेयर का अभाव, ऑप्शन बी दे रखा है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का अभाव, ऑप्शन सी दे रखा है रेलियल सिमेट्री का अभाव, ऑप्शन डी दे रखा है नर्वस सिस्टम का अभाव। बिल्कुल अभी आगे के जस्ट 15 नंबर के क्वेश्चन में हम डिस्कस करके आए कि पेराजोआ समूह में रखने का मेन जो मुख्य कारण क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का अभाव। तो ऑप्शन बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। असर्शन ए दे रखा है फ्रेश वाटर स्पंज में कॉन्टेक्टाइल वेहिकल्स पाया जा सकता है। अगर कोई फ्रेश वाटर जो स्पंज है तो उसके अंदर क्या पाया जा सकता है, कॉन्जुगल वेहिकल्स, संकुचन ध्वनियां पाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। और उसका रीजन आर दे रखा है, यह ऑस्मो रेगुलेशन में सहायक, कॉन्जुगल वेहिकल्स जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन में सहायक होती है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर कथन असर्शन जो ए है उसकी ये रीजन आर जो है बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। मैं थोड़े क्वेश्चन जल्दी करवा रही हूँ, इसका भी कारण ये है कि क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा लेके आई हूँ, 65 के आसपास में क्वेश्चन लेके आई हूँ, और इतने क्वेश्चन जो है एक ही क्लास में मुझे करवाने हैं, तो थोड़ा तो टाइम लगता है। तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, इसको एक प्रैक्टिस सेट के जैसे समझिए ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। पोरिफेरा में कैनाल सिस्टम के बारे में बताना है। एस्कन टाइप सबसे सरल कैनाल सिस्टम होता है, बिल्कुल सही। ल्यूकन सबसे जटिल कैनाल सिस्टम होता है, बिल्कुल सही। साइकन टाइप एस्कन से अधिक जटिल होता है, बिल्कुल सही। सभी स्पंजों में ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम होता है, नहीं, गलत। तो ऑप्शन डी गलत होता है। तो जहां पे डी दिख रहा है वो गलत हो जाएगा, तो बी और डी जो है वो तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि सभी में भी डी आता है और केवल बी और डी है उसमें भी गलत हो जाएगा। हमारे ऑप्शन कौन से सही है? ए बी और सी जो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ए बी और सी, केवल कथन ए बी और सी जो है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपने भी यही आंसर दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। असर्शन ए दे रखा है एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला पोरिफेरा के लार्वे हैं, बिल्कुल सही है। रीजन आर दे रखा है कि पोरिफेरा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है, जिसकी वजह से जिसके दौरान ही क्या बनते हैं, लार्वा व्यवस्था बनते हैं, जो कि कौन कौन सी होती है, एम्फीब्लास्टुला और पेरेन्काइमुला होती है। तो यहाँ पर भी दोनों ही कथन सही है और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, कौन सी कोशिकाएं केवल स्पंजों में पाई जाती है? तो अमीबॉइड सेल जो होती है कोशिकाएं, कॉइनोसाइट कोशिकाएं, ट्राइकोसिस्ट और ग्लैंड सेल। तो यहाँ पर जो है स्पंजों में केवल कॉइनोसाइट्स कोशिकाएं देखने को मिलती है। बाकी भी कोशिकाएं होती है, पर स्पंजों के अंदर केवल जो कॉइनोसाइट्स कोशिकाएं केवल स्पंजों के अंदर देखने को मिलती है। बाकी जो जीव होते हैं उनके अंदर कॉइनोसाइट जो कोशिकाएं होती है वो नहीं देखने को मिलती हैं। कॉलर कोशिकाएं बहुत कम देखने को मिलती है, जो कि केवल स्पंज जो होते हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पोरीफेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का होता है, बिल्कुल बात सही है। इनमें ट्रू टिश्यू नहीं बनते हैं, हाँ ट्रू टिश्यू नहीं बनते। इनमें डिफाइंड जर्म लेयर पाई जाती है। क्या इनमें डिफाइंड जर्म लेयर पाई जाती है? क्या इनमें डिफाइंड जर्म लेयर पाई जाती है? नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मिसोहाइल भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से एक लेयर नहीं बन पाती है और लेयर हो ना हो के भी वो लेयर के जैसा दिखता है। फिर बात करते हैं, ये पैराजोआ समूह में रखे जाते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी जो है बिल्कुल सही है। तो सही विकल्प का चूज करना है, वह देखना है ए बी डी किसमें दे रखा है। केवल ए बी डी सही है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। केवल ए और सी सही, गलत हो जाएगा। केवल बी सी डी सही है, क्योंकि डी तो सही है पर सी गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी सही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साइकन साइकन को वर्गीकृत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही पदानुक्रम टेक्सा का सही क्रम होगा? ये बिल्कुल PYQ क्वेश्चन है। ये सॉल्व करते हैं कि कैसा हो सकता है। पहले पोरीफेरा, फिर लिखा हुआ है पैराजोआ और फिर लिखा हुआ है हेक्सेटिलेडा। पैराजोआ पहले आता है, फिर पोरीफेरा में उसको डिवाइड करते हैं, फिर उसकी क्लास बनेगी हेक्सेटिलेडा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर लिखा हुआ पैराजोआ, पोरीफेरा और कैलकेरिया, हाँ ये हो सकता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ पोरीफेरा, पैराजोआ, पैराजोआ उसके बाद नहीं आता है। पैराजोआ, पोरीफेरा और टेबोस्पोंजिया। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तो गया और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं रहा। अब बची हैं बी और डी। अब हम बात करें साइकन। साइकन किसका एग्जाम्पल है? पहले ये याद करो कि साइकन कौन सी क्लास का एग्जाम्पल है। तो साइकन हमें पता है कि कैलकेरिया क्लास का एग्जाम्पल है। तो डेमोस्पोंजिया का तो स्पोंजिला और यूस्पोंजिया है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, निम्न में से पोरीफेरा की विशेषता है। कॉइनोसाइट उपस्थित होते हैं, बिल्कुल हाँ होते हैं। स्केलेटन स्पाइक्यूल या स्पोंजिन से बना होता है, हाँ। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई स्पाइक्यूल्स कंटिकाएं देखने को मिल सकती है और सिलिका की बनी हुई कंटिकाएं देखने को मिल सकती है और स्पॉन्जिन फाइबर भी देखने को मिलते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है? नहीं होता है, इंट्रा सेलुलर होता है, ये गलत हो जाएगा। कैनाल सिस्टम उपस्थित है, बिल्कुल सही है। अब देखना है ऑप्शन नंबर सी कहाँ कहाँ दे रखा है, वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बी और सी तो चले और सभी है वो भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल रहा है। केवल ए, बी और डी जो है सही होंगे। आप साथ के साथ क्वेश्चन के आंसर देते रहना वीडियो को पॉज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, स्पंज में प्रोजोपाइल क्या है? प्रोजोपाइल क्या है? प्रोजोपाइल एक संरचना है जो इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ती है। अब ये ही देखना है कि कहां पर देख लिखा हुआ है। इन करंट कैनाल को ओपनिंग की कोशिका है, नहीं, इन करंट कैनाल के ओपनिंग की कोशिका नहीं होती। ऑस्कुलम की संकोचनशील संरचना है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, कोशिका जो स्पोंजोसिल की इनर लाइनिंग बनाती है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी दे रखा है, इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल से जोड़ने वाली छोटी कैनाल जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्रोजोपाइल कहते हैं। ये अलग अलग टाइप के जो कैनाल सिस्टम होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं तो पोरीफेरा में स्केलेटन के बारे में लिखा हुआ है कि कैल्केरियस स्पाइकल्स होते हैं, सिलिकस स्पाइकल्स होते हैं, स्पंजिन फाइबर्स भी होते हैं। तो ए बी सी तो होते हैं, पर काइटिनस स्केलेटन नहीं होता है। क्या इसमें काइटिन की बनी हुई कंटिकाएं थी? नहीं थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाता है। केवल बी, ए बी सी सही है। बी और डी, डी तो गलत है, डी भी गलत है और सभी भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल ए ऑप्शन जो है वो सही होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो निम्न में से कौन सा स्पंज जिसमें स्पॉन्जिन तंतु स्केलेटन तो होते हैं परंतु स्पाइकल्स नहीं
होते हैं। निम्न में से कौन सा स्पंज है जिसके अंदर स्पॉन्जिन के स्केलेटन तो होते हैं परंतु स्पाइकल नहीं होते हैं, स्पाइकल्स नहीं होते, कंटिकाएं नहीं होती, ऐसा कौन सा स्पंज होते हैं देखते हैं। तो स्पॉन्जिन बट नॉट फाइलोस्पोंजिया, स्पोंजिया लेकिन फाइलोस्पोंजिया नहीं होता है, फाइलोस्पोंजिया बट नॉट स्पोंजिया, फाइलोस्पोंजिया होता है लेकिन स्पोंजिया नहीं होता। ए और बी दोनों सही है और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। पॉलीफेरा के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए दे रखा है अधिकांश मेराइन होते हैं, हाँ अधिकांश कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं मेराइन, कुछ फ्रेश वाटर स्पीसीज भी होती है, हाँ होती है, सभी सोलिटरी होते हैं, अकेले होते हैं, सभी अकेले होते हैं, बिल्कुल क्या सभी अकेले होते हैं, ये सोलिटरी भी हो सकते हैं और वह कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। तो सभी नहीं हो सकते, कुछ अकेले हो सकते हैं और कुछ कैसे हो सकते हैं, कॉलोनी बना के रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होता है। जैसे ही गलत होता है तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसने सी ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसने दे रखा है, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाता है क्योंकि इसमें सी दे रखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सेसाइल होते हैं, हाँ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल ए बी और डी जो है वो सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा स्पंज सबसे विशिष्ट स्पंज का सबसे विशिष्ट लक्षण है, कौन सा जो है स्पंज का सबसे विशिष्ट लक्षण है। तो दे प्रोसेस काइनोसाइट्स, नीडो नीडोसाइट्स के इनके अंदर दंश कोशिकाएं, उनके पास दंश कोशिकाएं होती नहीं होती क्योंकि ये जो सिलेंड्रेटा के अंदर पाई जाती है दंश कोशिकाएं, पॉलीफेरा के अंदर नहीं होती। ऑप्शन बी दे रखा है दे प्रोसेस कोइनोसाइट, हाँ उनके पास टिप कोशिकाएं होती हैं, हाँ कोइनोसाइट्स तो होती हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दे रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअल, नहीं ये असेक्सुअली भी हो सकते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दे आर ऑल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, नहीं इनमें ज्यादा अधिकांश होते हैं मिराइन होते हैं और कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें कोइनोसाइट्स जो होती है वो पाई जाती है। स्पंज में कशाब युक्त कोशिकाएं होती है, उनको क्या कहते हैं, कोइनोसाइट्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन मिला है कि निम्न को मिलान करना, लिस्ट एक दे फर्स्ट दे रखी है और लिस्ट सेकंड को मिलान करना है। कैल्केरिया जो होता है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्पंज पाया जाता है। हेक्सेनिडा के अंदर सिलिशियस स्पाइकल्स देखने को मिलते हैं और डेमोस्पोंजिया के स्पॉन्जी फाइबर देखने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक दो, ए में एक, हाँ बी में दो और सी में तीन। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो निम्नलिखित में से किसमें स्पाइकल्स पाए जाते हैं, केवल स्पोंजिया में स्पाइकल्स पाए जाते हैं, केवल हार्डमेनिया में, केवल यूप्लेक्टिला में, और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ए और सी दोनों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी है ना। स्पाइकल्स किसके के अंदर पाए जाते हैं, स्पंजेस जो होते हैं जैसे कि स्पॉन्जिया और यूस्पंजिया के अंदर देखने को मिलेंगे, और यूप्लेक्टिला ये भी क्या है, स्पंज पॉलीफेरा का एग्जाम्पल है, तो इन दोनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये डेमोस्पोंजिया का एग्जाम्पल है, पर डेमोस्पोंजिया के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी सिलिका का भी बना हो सकता है और स्पंजी फाइबर का भी बना हो सकता है, फिर मिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो स्पाइकल्स होंगे वो तो प्रेजेंट देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है पेराक्रेस्टिक केविटी गुहा का दूसरा नाम क्या है। मैंने बताया था कि स्पंज जो होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, स्पॉन्जोसिल पाई जाती है, जो कि एक क्या से होती है, पेराग्रेस्टिक केविटी होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए शुडोसिल नहीं, बी लिखा हुआ है सिलो, इसमें सिलोमेट होते ही नहीं है। ऑप्शन सी लिखा हुआ है स्पॉन्जोसिल, हाँ यूप्रेरागेस्ट्री जो केविटी है इसका दूसरा नाम क्या है, स्पॉन्जोसिल गुहा। गैस्ट्रोवेस्कुलर केविटी ये तो सिलेंड्रेटा के अंदर पाई जाती है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, निम्न को मिलान करना है। कैनाल सिस्टम दे रखा है। एस्कन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है, क्या वो सरल टाइप का होता है, मध्यम टाइप का होता है, या फिर अत्यधिक जटिल होता है? तो सरल टाइप का होता है। साइकन जो होता है वो मध्यम जटिल होता है, और ल्यूगन जो होता है अत्यधिक जटिल होता है। तो ए का 1, बी का 2 और सी का क्या है 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, पैराग्रेस्टिक गुहा का दूसरा नाम। ये क्वेश्चन अभी वापस रिपीट हो गया था, स्पोंजोसिल सही है इसका नाम। फिर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्पंज है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्पंज है? क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है। इसका ऑप्शन ए दे रखा है सियोना। सियोना तो स्पंज नहीं होता है। ऑप्शन बी दे रखा है प्रोटियोस्पोंजिया, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हेलिसार्का एंड ओस्कालेरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हेलिसार्का और ओस्कालेरा जो है स्पंज है। और ऑप्शन डी दे रखा है नॉन अबव दिस, इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। सियोना नहीं है, क्लियोना जो है वो एक स्पंज का एग्जाम्पल है, सियोना नहीं है। ठीक है। फिर निम्न को मिलान करना है। ल्यूकोसोलेनिया जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? ल्यूकोसोलेनिया जो है वो कैलकेलिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। यूप्लेक्टिला हेक्सेक्टिला का एग्जाम्पल हो जाएगा। और यूस्पोंजिया किसका हो जाएगा? डेमोस्पोंजी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए सी होता है। 1, 2 और 3 जो है सही है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अमीबोसाइट का परिवर्तित रूप है जो संचित भोज्य कणों का निर्माण करती है? इनमें से ऐसा कौन है जो कि अमीबोसाइट जो सेल्स होती है, अमीबोसाइट कोशिका जो होती है वो क्या करती है? भोजन के जो कण होते हैं उनका कलेक्शन करती है, उनको एकत्रित करने का काम करती है। तो ऐसी कौन सी कोशिका है जो कि अमीबोसाइट्स का ही रूप है? ऑप्शन ए दे रखा है थिसोसाइट। ऑप्शन बी दे रखा है कोलेनसाइट। ऑप्शन डी दे रखा है ट्रोफोसाइट्स। ऑप्शन डी दे रखा है मायोसाइट्स। तो अमीबोसाइट कोशिका का जो रूप है वो कौन सी है? ऑप्शन ए थिसोसाइट्स। लिखा है स्पंज है। स्पंज जो है वो क्या है? पीवाईक्यू क्वेश्चन है। डिप्लोब्लास्टिक है नहीं, डिप्लोब्लास्टिक तो है नहीं क्योंकि इसके अंदर मेसोहाइल आ जाता है। मोनोप्लास्टिक भी नहीं हो सकते क्योंकि एक्टो और हेंडो दोनों है। हाँ, वास्तविक नहीं पर आंशिक रूप से ये कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो यहाँ पर स्पंज होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिप्लोब्लास्टिक। इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 39, असर्शन ए दे रखा है पोरिफेरा में कोइनोसाइट्स पाई जाती है। हाँ, पाई जाती है। रीजन आर दे रखा है ये जल प्रवाह और भोजन ग्रहण में सहायता करती है। बिल्कुल, ओस्टिया से पानी अंदर जाता है, उसके बाद ये क्या होती है? स्पोंजोसिल से जुड़ी हुई होती है। तो हाँ, ये जल ग्रहण और भोजन प्रवाह, जल प्रवाह और भोजन के ग्रहण के लिए होती है। तो जो है असर्शन ए की जो है सही व्याख्या आर कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 40, पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पंज इज ड्यू टू। किसके कारण स्पंज में पुनर्जनन की क्षमता होती है? थियोसाइट्स के कारण। ऑप्शन बी दे रखा है अमीबोसाइट्स के कारण। ऑप्शन सी दे रखा है आर्कियोसाइट्स के कारण। ऑप्शन डी दे रखा है स्क्लेरोब्लास्ट के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमीबोसाइट्स के कारण। फिर आ रखा है ब्लास्टोपोर्स से बनता है। पोरिफेरा के अंदर ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? ऑप्शन ए दे रखा है माउथ। ऑप्शन बी दे रखा है किडनी गुर्दा।
ऑप्शन सी दे रखा है एक्सक्रीटरी पोर उत्सर्जन छिद्र, ऑप्शन डी दे रखा है रिप्रोडक्टिव पोर जनन छिद्र। देखो अगर हम जनरल आईक्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पर दे रखा है माउथ। हाँ, ब्लास्टोपोर से या तो माउथ का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर किसका हो सकता है, एनएस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो किडनी गलत हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव पोर भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमें देखना है एक्सक्रीटरी पोर जिसको हम एनएस के नाम से जानते हैं और माउथ। ब्लास्टो जो पहले के जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो कैसे होते हैं, प्रोटोस्टोमेट होते हैं। तो प्रोटोस्टोमेट जो होते हैं उनके अंदर ब्लास्टोपोर से पहले किसका निर्माण होता है, माउस का निर्माण होता है। और जो डिटेरोस्टोमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है उससे एनएस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि पोरिफेरा जो है वो कैसा है, प्रोटोस्टोमेट प्राणी है। फिर लिखा हुआ बाथ स्पंज है, यूप्लेक्टेला, ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है गोर्गेनिया, ऑप्शन सी दे रखा है यूस्पोंजिया और ऑप्शन डी दे रखा है वेलेला। हाँ, बाथ स्पंज कौन सा है, ऑप्शन सी यूस्पोंजिया बाथ स्पंज होते हैं, है ना। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर असर्शन ये दे रखा है पोरिफेरा में डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, बिल्कुल सही। इनके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता है, ये भी बात सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 दे रखा है सिलिशियस स्पाइकुल के निर्माण के लिए सिलिका की आपूर्ति कहाँ से होती है, स्पंज द्वारा संश्लेषित किया जाता है, ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है सजीवी शैवालों द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन सी दे रखा है जीवाणु द्वारा आपूर्ति किया जाता है, ऑप्शन डी दे रखा है स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है सिलिशियस स्पाइकल्स को। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 संघ परिफेरा का उदाहरण है, ऑप्शन ए दे रखा है ओबेलिया, ऑप्शन बी दे रखा है फेशोला, ऑप्शन सी दे रखा है प्लेनेरिया, ऑप्शन डी दे रखा है साइकिल। पहले पीवाईक्यू ऐसे ही आते थे, ये पीवाईक्यू है, तो ऐसे पीवाईक्यू देखने को मिलते थे। अब कथन असर्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए, तो ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाएगा साइकिल। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, उसमें असर्शन ए दे रखा है फ्रेश वाटर स्पंज गेमिल बनाते हैं। क्या फ्रेश वाटर जो स्पंज होते हैं वो गेमिल बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं। इनमें आलिंग की जनन जो होता है वो गेमिल्स के द्वारा होता है। फिर रीजन आर दे रखा है कि गेम्यूल एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव में सहायता होते हैं, मतलब गेम्यूल्स जो होते हैं एडवर्स कंडीशन आ जाती है उसमें भी सर्वाइव में सहायता करते हैं, इसलिए फ्रेश वाटर स्पंज में गेम्यूल्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही है, आर भी सही है और ए भी, असर्शन बी ए भी सही है। तो इस ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है। बी भी देखा है, ए आर दोनों सही है। सी और डी गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें ए सही और आर गलत दे रखा है, और क्योंकि हमें पता है दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें कि आर सही व्याख्या करता है, हाँ कर तो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज जिसमें स्पॉन्जिन तंतु का स्केलेटन पाया जाता है, स्पॉन्जिन तंतु का स्केलेटन किसके अंदर पाया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है कैलिना के अंदर, ऑप्शन बी दे रखा है हेलिकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑप्शन सी दे रखा है फाइलोस्पोंजिया के अंदर, और ऑप्शन डी दे रखा है एफिडेटिया के अंदर। यहाँ से आपको कुछ और एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से कुछ और एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ से जो भी एग्जाम्पल देखने को मिले उसको आप नोट कर लेना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा, जो कैलिना है उसके अंदर स्पॉन्जिन तंतु का स्केलेटन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करूं, 48 की बात करूं, तो मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज होता है वो हानिकारक होता है? जो बोर स्पंज होता है वो हानिकारक होता है। साइकोन बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी दे रखा है यूस्पोंजिया, नहीं। ऑप्शन सी दे रखा है ग्लास स्पंज, नहीं।
हाँ, ऑप्शन डी दे रखा है क्लियोना। क्लियोना जो होता है वो मोती उद्योग के लिए हानिकारक, क्योंकि ये क्या कर सकता है, छेद कर देता है कवच के अंदर, और फिर इसके अंदर जो भी प्राणी होता है उसको उसको नुकसान पहुंचाता है और उसकी कवच को भी तोड़ देता है। तो क्लियोना जो होता है वो हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है, असर्शन ए दे रखा है, पोरीफेरा में नर्व सेल नहीं होती है। हाँ, पोरीफेरा में कोई नर्व सेल नहीं होती। रीजन आर दे रखा है, इनका ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है, अलवणीय जल का स्पंज है, फ्रेश वाटर स्पंज है, स्पॉन्जिला, ग्रेनकिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं आशिया। ऑप्शन सी दे रखा है यू प्लेक्टिला, ऑप्शन डी दे रखा है यू स्पोंजिया। तो फ्रेश वाटर जो स्पंज है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पॉन्जिला। मैंने आपको सर्च करने के लिए भी बोला था कि आप इसको सर्च करके बताना कि फ्रेश वाटर स्पंज के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको मिल गया स्पॉन्जिला, और मैंने बोला था कि मैं एमसीक्यू के अंदर इस क्वेश्चन को ऐड भी करूंगी। तो आपका आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल सही गया होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर, स्पंज के किस प्रकार के कैनाल सिस्टम में स्पॉन्जोशिल कोहिनोसाइट कोशिका द्वारा रेखित होती है। पहला दे रखा है एस्कन टाइप, ऑप्शन बी दे रखा है साइकन टाइप, ऑप्शन सी दे रखा है ल्यूकन टाइप, ऑप्शन डी दे रखा है रेगन टाइप। वो ऐसा कौन सा जो है कैनाल सिस्टम है जिसमें स्पॉन्जोसिल जो होती है कोइनोसाइट्स की कोशिकाओं द्वारा आवृत रहती है, तो वो हो जाएगा एस्कन टाइप का। एस्कन टाइप जो होता है बिल्कुल सरल टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। पहले पिनेकोडर्म देखने को मिलती है, उसके अंदर ये कोइनोसाइट्स ऐसे देखने को मिलती है, और यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, स्पॉन्जोसिल, और यहाँ पर देखने को मिलते हैं ओस्टिया बहुत सारे। अभी ओस्टिया से पानी आता है, और स्पॉन्जोसिल जो होती है वो किसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है, कोइनोसाइट्स के, और बीच में क्या होती है, स्पॉन्जोसिल, और ऊपर क्या होता है, ऑस्कुलम। तो यहाँ पर जो होती है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है केवल एस्कन टाइप में। बाकी में प्रोजोपाइल, मेसोपाइल बहुत सारे जो छोटे छोटे नाल होते हैं, इनकरंट एक्सकरंट कैनाल देखने को मिल सकती है। पर जो एस्कन होता है वो सबसे सरल होता है, तो उसमें बिल्कुल स्पंज जो होता है, बिल्कुल जो स्पंज होता है उसी की आकारिक के अंदर हमें कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है इसका, इसलिए इसको हम सरल सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, स्पंज में निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है। ऑप्शन ए दे रखा है एक्सटर्नली इन वाटर, शरीर के बाहर पानी में होती है। नहीं, हमने तो इंटरनली पढ़ा रखा है। फिर उसके बाद आता है इंटरनली इन स्पॉन्जोसिल, आंतरिक रूप से स्पॉन्जोसिल में होती है। क्या स्पॉन्जोसिल में होती है? ऑप्शन सी दे रखा है एक्सटर्नली ऑन बॉडी सर्फेस, बाहरी रूप से शरीर की सतह पर, शरीर की सतह पर नहीं होती। ए और सी तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दे रखा है इंटरनली इन मिजोकाइम, आंतरिक रूप से मिजनकाइम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है 52 है, इसके आंसर में कौन सा सही होगा, बी सही होगा या फिर डी सही होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रही हूँ। बताइए ऑप्शन नंबर 52 के अंदर कौन सा सही होगा। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इंटरनली इन मिजनकाइम, आंतरिक रूप से मिजनकाइम जो होती है उसके अंदर जो है निषेचन देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। फिर लिखा हुआ है पोरीफेरा में वाटर करंट का मार्ग सही क्रम में है, किसमें सही क्रम है, ओस्टिया, फिर स्पॉन्जोसिल और फिर ऑस्कुलम। ठीक है, एक तरह से ये भी सही है। फिर लिखा हुआ ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से पानी प्रवेश नहीं करता है, गलत। स्पॉन्जोसिल से पानी प्रवेश नहीं करता है, ओस्टिया, ऑस्कुलम, फिर स्पॉन्जोसिल नहीं। इस तरह से पोरीफेरा की संरचना मान लेते। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ओस्टिया है, ओस्टिया, फिर यहाँ पे बीच में ऑस्कुलम स्पॉन्जोसिल होती है, और फिर सबसे बड़ा जो छेद होता है उसको क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। तो ओस्टिया से जेल प्रवेश करता है, स्पॉन्जोसिल में घूमता है और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, निम्न में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो सभी स्पंजों में पाई जाती है। निम्न में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो सभी स्पंजों के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन ए दे रखा है मिराइन हैबिट, समुद्री आवास। ठीक है, ऑप्शन बी दे रखा है स्पाइकल कंटिका का पाया जाना, ऑप्शन सी दे रखा है स्पॉन्जिल फाइबर की उपस्थिति, ऑप्शन डी दे रखा है प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जोसिल। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, मिराइन हैबिट जो होगा वो सभी स्पंजों के अंदर नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। स्पाइकल्स कंटिकाए, जिसमें स्पॉन्जिल फाइबर होगा, केवल स्पॉन्जिल फाइबर का बना हुआ स्केलेटन सिस्टम पाया जाएगा, क्या वहां पर कंटिकाए भी देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, ये भी गलत हो जाएगा। सभी में स्पॉन्जिन फाइबर नहीं हो सकता है, केवल डेमोस्पोंजा होता है उसमें स्पॉन्जिन फाइबर देखने को मिलता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, पर सभी में प्रेजेंस ऑफ
स्पोंजोसेल, सभी के अंदर स्पोंजोसेल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती है। ये इनकी पैराग्रेस्टिक कैविटी होती है जो सभी के अंदर देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ स्पोंजोसेल। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। स्पाइक्यूल्स स्पंजों में किससे बनते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है कोइनोसाइट से, कोइनोसाइट से नहीं बन सकते। ऑप्शन बी दे रखा है स्क्लेरोब्लास्ट से, ठीक है। ऑप्शन सी दे रखा है थियोसाइट से। ऑप्शन डी दे रखा है मायोसाइट से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्लेरोब्लास्ट जो है उनसे स्पंजों के अंदर स्पाइक्यूल्स कंडिकाओं का निर्माण होता है। तो शब्द ओष्ठ्या किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है कि शब्द ओष्ठ्या जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दे रखा है पोरीफेरा से। ऑप्शन बी दे रखा है इंसेक्ट से, कीट से। ऑप्शन सी दे रखा है सिलेंड्रेटा से। ऑप्शन जो है डी दे रखा है प्रोटोजोआ से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोरीफेरा से संबंधित है ओष्ठ्या शब्द, क्योंकि ओष्ठ्या के द्वारा पोरीफेरा में जल अंदर जाता है, प्रवेश करता है। ओष्ठ्या से ही तो जल प्रवेश करता है और पोरीफेरा के अंदर ही देखने को मिलता है। तो यह जो है इसके अंदर, इसका सही आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती है? भोजन का संचय करने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी है? तो देखा हुआ पहला पिनेकोसाइट्स, ये तो आवरण बनाती है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कोइनोसाइट भी आवरण बनाती है। ऑप्शन नंबर सी ले रखा है ट्रोफोसाइट्स और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है थिसोसाइट्स। तो कौन सी कोशिकाएं होती है? इससे मिला जुला क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन सी कोशिका होती है जो कि अमीबोसाइट्स की तरह भोजन को संग्रहित कर सकती है? हाँ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थिसोसाइट, क्योंकि ये अमीबोसाइट्स का ही परिवर्तित रूप होता है जो कि पोरीफेरा के अंदर थिसोसाइट्स के रूप में देखने को मिलती है। और ये क्या करती है? भोजन जो होता है, फूड जो होता है, उसका संग्रहण संचयन करती है। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 58, मिजोहाइल पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है टिनोफोरा के अंदर, टिनोफोरा में। ऑप्शन बी दे रखा है काइनोडर्मेट्स में। ऑप्शन सी दे रखा है पेराजोआ में। ऑप्शन डी दे रखा है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस ये तो बहुत ज्यादा हाई लेवल के हो जाएंगे। तो काइनोडर्मेट और प्लेटीहेल्मिन्थेस तो बहुत ही एडवांस जो है फाइलम कह जाएंगे, तो इनके अंदर तो नहीं होता है। अब देखा हुआ है टिनोफोरा और पेराजोआ। टिनोफोरा के अंदर भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ट्रू टिश्यू को बन जाते हैं और यहाँ पर अच्छे से डिप्लोप्लास्टिक लेयर जो है वो देखने को मिल जाती है। पेराजोआ के अंदर ही पोरीफेरा है और पोरीफेरा के अंदर हमने देखा था कि मिजोहाइल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेराजोआ जो है उसके अंदर मिजोहाइल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा पेराजोआ। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं होती है जो स्पंज में अन्य कोशिक प्रकार के निर्माण में भाग लेती है? दूसरी कोशिकाओं को बनाने वाली कौन सी कोशिकाएं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पिनेकोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है थिसोसाइट्स। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आर्कियोसाइट्स। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ट्रोफोसाइट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट जो होती है वो अन्य प्रकार की कोशिका बनाने में मदद करती है जो कि स्पंजस के अंदर देखने को मिलती है। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन स्पंज नहीं? इनमें से कौन सा स्पंज नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है यूस्पोंजिला। ऑप्शन बी दे रखा है स्पोंजिला। ऑप्शन सी दे रखा है प्रोटेरोस्पोंजिया। ऑप्शन डी रखा है क्लियोना। ऑप्शन डी क्लियोना भी है, यूस्पोंजिला भी है और स्पोंजिला भी। ये सारे क्या है? स्पंज। केवल जो प्रोटेरोस्पोंजिया जो है वो स्पंज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रोटेरोस्पोंजिया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का, मुक्त रूप से तैरने वाला लार्वा डिम जो स्पंज में होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वेलिजर। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ट्रोकोफोर। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पेरेनकाइमूला। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बाइपेरेरिया। तो पेरोफेरा जो है उसके अंदर दो ही लार्वा पाया जाता है, एक तो पाया जाता है एम्फीब्लास्टुला और एक देखने को मिलता है पेरेनकाइमूला। तो पेरेनकाइमूला जो होता है वो कैसा होता है? फ्री लिविंग लार्वा होता है, मुक्त रूप से तैरने वाला लार्वा होता है, इसलिए पेरेनकाइमूला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पेरेनकाइमूला। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, टोटीपोटेंट कोशिकाएं स्पंज की निम्न में से कौन सी है? स्पंज के अंदर कौन सी कोशिका है जो कैसी है? टोटीपोटेंट कोशिका क्या होती है? इनके अंदर विभाजन की अद्भुत क्षमता देखने को मिलती है, बार बार विभाजित हो सकती है। उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? टोटीपोटेंट कोशिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है आर्कियोसाइट्स। ऑप्शन बी दे रखा है कोइनोसाइट्स। ऑप्शन सी दे रखा है पिनेकोसाइट्स।
ऑप्शन डी देखा है ट्रोफोसाइट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट जो होती है वो नई कोशिका का निर्माण भी करती है। कैसे करती है? विभाजित होकर। इसलिए इनके अंदर टोटिपोटेंसी पाई जाती है, इसलिए आर्कियोसाइट जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 63, स्पोंजिला के गैमेट्स में किस प्रकार का स्पाइकल्स पाया जाता है? तो स्पोंजिला जो होते हैं उसके गैमेट्स के अंदर किस प्रकार का जो स्पाइकल्स है वो पाया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है एम्फीडाइसिस, ऑप्शन बी दे रखा है मोनो एक्सोन, ऑप्शन सी दे रखा है ट्राई एक्सोन, ऑप्शन डी दे रखा है टेट्रा एक्सोन। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा मोनो एक्सोन। मोनो एक्सोन जो होता है स्पोंजिला के गैमेट्स के अंदर पाया जाता है कंदिका के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 64 दे रखा है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्पंजेस के अंदर, ऑप्शन सी बी दे रखा है सिलेलेट्स के अंदर, ऑप्शन सी दे रखा है हेलमिंथिस के अंदर, ऑप्शन डी दे रखा है इकाइनोडर्मेट्स के अंदर। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा केवल पोरिफेरा के अंदर देखने को मिलता है, जिनका सामान्य नाम क्या है? स्पंज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पंजेस के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।